हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होकर के इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तक जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अगर हम आप आपसे कुछ सवाल करें कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में कुछ लोग जो है उनका सेंस जो है, बिजनेस सेंस जो है वो बहुत हाई होता है। जहां पे हम सारे लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं वहां पे वो लोग सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंट टाइम में हम सब ने कोविड 19 का एक पैंडेमिक फेस किया, राइट? तो आपने देखा होगा कि उस पैंडेमिक के टाइम पे चूंकि मास्क और सैनिटाइजर का रोल बहुत बढ़ गया था सोसाइटी में, तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने होममेड मास्क बना करके इंट्रोड्यूस कर दिया और मार्केट में उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया। कैसे किया इन्होंने ऐसा? क्या कुछ खास क्वालिटी थी इनके अंदर? कैसे कर पाए ये? या आप कहोगे कि ये लकी थे, ये लक फेवर कर? एब्सोल्युटली नॉट। वो लकी नहीं थे। अगर लकी होते तो आप समझ लो कि ये चीजें उनके साथ चल करके आती, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा, उन्होंने एक्चुअली में फील किया कि भाई एक प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो गया है। मास्क खरीदने जा रहे हैं तो मेडिकल मास्क मिल रहा है, अब मेडिकल मास्क हर दिन फेंक दे रहे हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कपड़े का मास्क बनाया जाए, है ना, सो दैट कि उसको हम रीयूज कर सके। अब सबके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि हर दिन 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया वो मास्क के ऊपर खर्चा करे। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक एबिलिटी थी। उस एबिलिटी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी सेंस करने की एबिलिटी। और जो व्यक्ति था ना, यानी ये पर्सन जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड करा, ये बेसिकली कौन थे? ये थे एंटरप्रेन्योर। और जो एक्टिविटीज इन्होंने करा, मास्क बना करके मार्केट में सेल आउट किया, ये बेसिकली इनकी एक एक्टिविटीज थी जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक आर्ट है। आर्ट किस चीज का? कुछ नया करने का। ये बिजनेस हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है जिसको रियलिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम आर्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू कह सकते हैं। आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और अ न्यू सर्विसेज और जनरेटिंग अ न्यू आइडिया। दिस इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑल अबाउट। एक एंटरप्रेन्योर कौन है? वो व्यक्ति है जो बेसिकली इनिशिएटिव लेता है, रिस्क बियर करता है एंड एंजॉयज द रिवॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द सोसाइटी। और सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करके देता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोसेस को कह दिया गया जिसमें हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स वो व्यक्ति हो गया जिसने उस बिजनेस को शुरू करा। हमारी सोसाइटी में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पोर्टेंस अगर देने लग जाए तो सोसाइटी का डेवलपमेंट काफी फास्ट होगा। रादर देन falling for the job or employment, if we should start focusing on entrepreneurship, which will take time obviously, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट लगेगा। और जरूरी नहीं कि वो ऑल सबके सब सक्सीड ही कर जाए, है ना। तो बहरहाल हमारे स्टडी में एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ इनोवेशन लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर कुछ इनोवेट कर दिया जाए तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब प्रॉफिट कमाना सिर्फ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और नेशन की बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना। आई बात समझ में? तो वो जो व्यक्ति है जिसने कोविड 19 के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करा कि भाई क्यों ना कपड़े का मास्क बना के मार्केट में भेजा जाए, तो जाहिर सी बात है ना, उसने मास्क बनाने के लिए कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए होंगे, प्रॉफिट भी कमाया होगा, मार्केट में एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा, है ना। बेसिकली उसके अंदर एक खास क्वालिटी थी, दैट इज कॉल्ड सेंसिंग, अपॉर्चुनिटी सेंसिंग क्वालिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी सेंसिंग वर्ड जो है ना, जो आप बार बार सुन रहे हो, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बन रहा है। एक वर्ड है सेंसिंग। और सेंसिंग का क्या मतलब है? सेंसिंग का मतलब होता है फील और डिटेक्ट, फील करना, डिटेक्ट करना, है ना। किसी दूसरों को वो फीलिंग आए, वो उस बात को समझ पाए, उससे पहले अगर आप उस चीज को सेंस कर लो ना,
दैट इज कॉल्ड, उससे पहले अगर आप उस चीज को फील कर लेते हो, महसूस कर लेते हो, डिटेक्ट कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेंसिंग। सो ना, अपॉर्चुनिटी सेंसिंग का मतलब क्या हो गया? तो बेसिकली ये एक एबिलिटी है एंटरप्रेन्योर का, जिसमें वो चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, अपने आसपास हो रहे बदलाव को वो काफी माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है, और उसके अंदर की हिडन पॉसिबिलिटीज ढूंढने का कोशिश करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसके अंदर बिजनेस रडार है। वो डिटेक्ट कर लेता है एक प्रॉब्लम को, और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कैसे उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देगा, ये उसके बारे में सोचता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि वो चीजों को डिफरेंटली देखता है, यानी एंटरप्रेन्योर जो है चीजों को डिफरेंटली देख रहा है। बेसिकली यस, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, सामने हो रहे चीजों को वो डिफरेंट नजरिए से देखता है, उसके उसको सॉल्व करने की कोशिश देखता है। जहां पे आम लोग, वेयर ऑर्डिनरी पीपल सी प्रॉब्लम्स, एंटरप्रेन्योर्स आर सी पॉसिबिलिटी और आर सीइंग पॉसिबिलिटीज। हम आप लोग प्रॉब्लम देख रहे होते हैं, अब तो बिजनेस बंद हो गया, अब तो कोविड आ गया है, घर पे रहो, क्लासेस नहीं चलेंगे वगैरह वगैरह, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। somebody इज वेटिंग द क्लासेस टू ओपन फिजिकली, और कुछ लोगों ने ऑनलाइन में अपना क्लास चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते रह गए, और जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है ना, उस प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया हो अपॉर्चुनिटी सेंसिंग क्या है। अब सवाल ये है कि जहां पे अनदर एग्जांपल आप इसको ले सकते हो, जैसे कि अक्सर लोग टैक्सीज खड़े हो गए रोड पे, अब टैक्सी मिल नहीं रहा है, क्या करें, कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम क्या होगा? मतलब अक्सर लोग पहले शहरों में जाते थे ना, तो टैक्सीज का वेट किया करते थे और हाथ दे करके रुकाया करते थे। और कुछ लोगों ने ओला और उबर जैसी कंपनीज को स्टैब्लिश कर दिया टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, है ना। मतलब अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि ओला और उबर के फाउंडर को ये माइंड में आया क्यों ना ऐसा होता कि एक एप्लीकेशन होता और हम बस क्लिक करते और कार आके मेरे बगल में लग जाता। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, राइट? बट somebody, the founder of Ola and Uber, they built their business seeing the problem as an opportunity, और उस अपॉर्चुनिटी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज के डेट में ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप एप्लीकेशन लोगों ने लॉन्च कर रखा है। इसे ही कहते हैं सेंसिंग। दिस इज हाउ अपॉर्चुनिटी सेंसिंग वर्क्स। आई होप की पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। अब एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी तो सेंस कर लेता है, अगला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिटी, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना। अब इसको ऐसे लेते हैं, समझिए कि सेंसिंग में आपको ये पता लगता है कि बेसिकली कुछ चीजें हैं जो पॉसिबल है कर पाना। वहीं आइडेंटिफिकेशन आपको बताता है कि वहां पे एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो, अगर आप देख रहे हैं कि लोगों को हेल्दी स्नैक्स चाहिए, है ना, तो हेल्दी स्नैक्स यानी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप एक सेंस, आपने सेंस कर लिया कि आजकल लोग हेल्थ की तरफ ज्यादा, हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए, तो वो ऐसे स्नैक्स को ढूंढ रहे हैं जो हेल्दी हो। अब नौ तुम्हारे माइंड में आया कि अच्छा क्यों ना ऐसे चॉकलेट्स क्रिएट किए जाए जो लो फैट प्रोटीन चॉकलेट हो, है ना, या क्यों ना ऐसा चिप्स बनाया जाए मार्केट में जो एयर फ्राइड हो, ऑयल का कम यूज हो, हेल्दी होगा, टेस्ट भी रहेगा। दैट इज हाउ, दिस इज हाउ द सेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटी एंड आइडेंटिफिकेशन डिफर्स। तो आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली में क्या हो गया कि मार्केट के नीड को, या मार्केट के में जो जो सिचुएशन जो नजर आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, उसको बेसिकली सॉल्व करके आइडियाज में कन्वर्ट करना। आप कह सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन इज अबाउट चूजिंग द राइट आइडिया, सही आइडिया का चुनाव करना। वो आइडिया जो मार्केट में फिट बैठे, है ना, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये अपॉर्चुनिटी सेंस करना यानी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेसिकली हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन में भी हैं, यानी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी आपका पहला चैप्टर है ना, तो अभी हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही हैं। तो सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, ये सबसे पहला स्टेज है। किसका पहला स्टेज है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योर सबसे पहले इसी स्टेज में होता है। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ द स्टार्टिंग आइडिया इज बिग, अगर आपको कोई कुछ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी सेंस करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपने अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर लिया अच्छे तरीके से, है ना,
और अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है तो आप अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आइडिया वीक है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप हमेशा फेल ही करोगे। तो बेसिकली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? वो इन्वायरमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करता है, वो लोगों की जरूरतों को, लोगों की प्रॉब्लम को नोटिस करता है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिवली सोचता है, कुछ नया सोचता है कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और वो देखता है कि जो जो भी आइडियाज को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज, मार्केट जो भी आइडियाज नजर आते हैं उसको उसको सॉल्व करने के लिए वो देखता है कि उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। भाई अभी जैसे कि एग्जांपल दिया हमने कि अगर लोग हेल्दी स्नैक्स को फेवर कर रहे हैं तो आप चॉकलेट बार भी बना करके बेच सकते हो जो लो फैट हो, लो फैट और प्रोटीन अच्छा खासा हो उसमें, है ना, बेच सकते हो। या फिर आप ऐसा चिप्स बना के बेच सकते हो जो एयर फ्रायर पे, तो खैर अपॉर्चुनिटीज तो दोनों है ना, यानी दोनों तरह का बिजनेस कर सकते हो ना। अब दोनों में से कौन सा करें, कौन ज्यादा बिकेगा वगैरह वगैरह, ये सब एक एंटरप्रेन्योर के साथ सामने क्या होता है, चैलेंज होता है। तो आसान शब्दों में कह दिया जाए तो सेंसिंग का मतलब होता है फीलिंग दी दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। सेंसिंग का क्या मतलब है? इट मींस फीलिंग दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजिंग एंड डीलिंग दैट अपॉर्चुनिटी क्लियरली, यानी अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना और उस अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करना, है ना, ये है आइडेंटिफिकेशन का मतलब। और ये दोनों मिलकर एंटरप्रेन्योर को राइट बिजनेस आइडियाज की तरफ ले जाते हैं, वैसा बिजनेस आइडिया जो न केवल प्रैक्टिकेबल हो, प्रॉफिटेबल हो और पर्पसफुल भी हो। यदि प्रैक्टिकल आइडिया प्रॉफिटेबल एंड पर्पसफुल आइडिया की तरफ ले जाते हैं। सो आई होप कि इस पॉइंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर का नाम सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर है तो इसमें ये दोनों वर्ड सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे इवॉल्व की है, हाउ हैज द इकोनॉमी इवॉल्व। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले, हम लोग को पास्ट में जाने का मौका मिले और एकदम सबसे शुरू के दौर में जाए, है ना, उस दौर में जाए जहां पे अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है, तो क्या दिखेगा हमें? उस दौर में अगर हम जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? तो आपको दिखेंगे कि लोग जंगलों में जो है रहते हैं। मकान वगैरह भी उस तरीके से नहीं जैसे आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। उस दौर में जहाँ पे लोग जानवरों का शिकार करके जिंदा रहते थे, है ना। और आज का दौर वो है जहां पे हम डिजिटल पेमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं। तो सोचो ना, उस दौर से, हंटिंग के दौर से लेकर के हम कहाँ तक इवॉल्व कर चुके हैं। सो लेट अस टॉक ऑल दिस पॉइंट वन बाय वन। सबसे अर्लियर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो आपको दिखेगा वो है हंटिंग एंड गैदरिंग का। आप इमेजिन कीजिए कि हजारों साल पहले थे, ना कोई शहर था, ना कोई शॉप, और ना पैसे थे लोगों के पास। लोग कैसे रहते थे? तो लोग छोटे छोटे कबीले बना के रहा करते थे, और वो कबीला एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में घूमा करता था, जानवरों का शिकार करता और फ्रूट जमा करता, रूट्स जमा करता, नट्स जमा करता और इसे खाया पिया करता था। यानी उस टाइम पे कोई ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई मालिक नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे, बस लोगों को जिंदा रहना होता था, है ना। सब लोग एक साथ काम करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जिनको भूख लगा वो गए, कोई फल तोड़ के ले आया खा लिया, जानवरों को हंट करके लाया पका के खा लिया, है ना, इस तरीके से चीजें चलती थी। तो आप कहोगे कि सर ये तो हो गया कि भाई नेचर के साथ जिंदा रहना, राइट। एग्जैक्टली, नेचर के साथ ही जिंदा रहना। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी था जो सबसे शुरू में चला, राइट। अब आइए उसके बाद आया एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का दौर। ये रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी था इंसानों के द्वारा, यानी फार्मिंग, खेती करना। लोगों ने इस दौर में क्रॉप्स उगाना सीखा, है ना, कि कैसे अनाज को उगाया जा सकता है। अब इसकी वजह से वो एक प्लेस पे देखो, हंटिंग वाले में प्रॉब्लम क्या था भाई, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे लोग, है ना, जहां जानवर का शिकार कर पाए। और फिर एक जगह से दूसरा, फिर जानवर में भी तो वही जानवर ना जो उनके लायक होता था, राइट। अब सारे जानवर तो खा नहीं सकते थे, कुछ जानवर तो ऐसे ही होंगे जो इंसानों को ही खा जाएंगे, है बस में। तो जब तक उनकी जरूरतें एक प्लेस पे फुलफिल होती थी वो उस प्लेस पे रहते थे। अब दूसरे दौर में लोगों को ऐसे में प्रॉब्लम ये आने लगा कि क्यों ना कोई ऐसा
दौर हो, ऐसा ऐसी चीजें डेवलप की जाए जो हम बार बार प्रोड्यूस कर सके, है ना। मतलब अब जानवर को प्रोड्यूस करना तो इंसान कैपेसिटी के बाहर चीजें थी, वो तो कर नहीं सकता, है ना। तो लेकिन फार्मिंग तो कर सकता है ना, लोगों ने सीखा फिर क्रॉप्स उगाना, है ना। और वैसे पशु का पालन करना सीखा जो कि जिसको हम आज के डेट में जिसको हम कह सकते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कौ हो गए, गोट हो गए, है ना। दिस अलॉट देम टू सेटल इन वन प्लेस, इसकी वजह से वो एक प्लेस पे रह पाए, है ना। स्मॉल विलेजेस का फॉर्मेशन हो गया, कम्युनिटीज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर जो मेन रिसोर्सेस था ना, वो क्या बन गया, वो लैंड, जमीन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ बन गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। और अब लोगों ने अब जाहिर सी बात है, खेती करेंगे तो सबके सब एक ही चीज तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, है ना। तो लोगों के पास ये सिनेरियो बन गया कि लोग अब गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे, यानी एक अगर राइस उगाया है तो वो दाल के साथ यानी पल्सेस के साथ एक्सचेंज कर सकता था। तो यहाँ से दौर शुरू हुआ बार्टर सिस्टम का, यानी एक आदमी दूसरे को क्लोथ दे रहा है तो दूसरे से मिल्क ले रहा है या कोई टूल्स परचेज कर ले रहा है ना। यहाँ से ट्रेड का जन्म हुआ, व्यापार का जन्म हुआ, जो कि बड़ा सिंपल था लेकिन पावरफुल था, यानी गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज का दौर। फिर आई हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का दौर। अब लोग जो है स्किल हो चुके थे, उनका उनके अंदर की स्किल पहले से ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। अब ये लोग अनाज भी उगा रहे थे, है ना। अब ये टूल्स बना रहे थे, पॉटरीज बना रहे थे, क्लोथ्स बना रहे थे, ऑर्नामेंट्स और क्राफ्ट बना रहे थे। तो प्रोडक्शन जो है ना चीजों का, वो हो कहाँ रहा था, वो घर के अंदर हो रहा था, या छोटा सा उनका फैक्ट्री हुआ करता था, वर्कशॉप, जहाँ पे फैमिली मेंबर्स के लोग ही काम करते थे। तो ये बेसिकली एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का दौर था, जहाँ पे लोग हैंड टूल्स का इस्तेमाल करके गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, लोकल मार्केट स्टार्ट हो मतलब लोकल मार्केट बनना शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जहाँ पे क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप को इनकरेज किया गया, है ना। आप इस दौर को कह सकते हो मेड बाय हैंड का दौर, है ना। हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, मेड बाय हैंड इंडस्ट्री फेज ऑफ इकोनॉमी थी। अब इसके बाद जो अगला दौर आया वो था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का। अब ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का दौर कैसे आया, ये दौर जो था ना वो 18 से 19 सेंचुरी में डेवलप हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से मशीन ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, फैक्ट्रीज ने सेंटर प्रोडक्शन के को प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो थे वो प्रोडक्शन का नया केंद्र बन गए, बड़े स्केल में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, यानी गुड्स को अब छोटी इंडस्ट्रीज में कम क्वांटिटीज में गुड्स बिकेंगे, बनेंगी ना बनेंगी, बिकेंगी। और एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो बढ़ते डिमांड के साथ अब हाथ से अगर हम कोई चीजें बनाए और अगर हम उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन मशीन से बनाए तो जाहिर सी बात है ना, हम ज्यादा गुड्स मशीन से बना पाएंगे। तो लोगों की आबादी जब बढ़ने लगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जरूरत पड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं था हाथ से बना के बेच पाना। तो यहाँ वो दौर शुरू हुआ जिस दौर को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, है ना। यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है जिसके जरिए जो है गुड्स का प्रोडक्शन बल्क में शुरू हो गया। लोग जो थे विलेजेस से सिटीज की तरफ चले गए, फैक्ट्री जॉब ढूंढने की तरफ। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ा और लोगों को रोजगार मिलने लग गया वेजेस बेस्ड, यानी काम के आधार पे उनको रोजगार मिलना शुरू हो, काम के हिसाब से उनको पेमेंट मिलना शुरू हो गया, है ना। अब मनी यहाँ पर एक्सचेंज के लिए फिर बार्टर सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं हो गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो वो तो तब तक चलेगा ना जब तक लोग कम हो, कम तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो, लिमिटेड गुड्स हो इकोनॉमी में। लेकिन जैसे ही गुड्स की तादाद बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ना, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज टफ हो जाएगा। तो बार्टर एक्सचेंज की जगह फिर ले ली पैसे ने, मनी का इवोल्यूशन सोसाइटी ने करा, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसा डेवलप कर लिया जिसको सब मिल करके एक दूसरे चीजों की जगह पे इस्तेमाल करने लग गए। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा भी होगा 10 से पहले पहले। नाउ तो अब आप कहोगे कि सर मॉडर्न बिजनेस इसका मतलब बस यही से शुरू हुआ ना। बेसिकली यस, मॉडर्न बिजनेस ना यानी फंड मॉडर्न बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर यहीं से शुरू हुआ। तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इस यहीं से कहा जाता है, मास स्केल पे प्रोडक्शन होना, ट्रेड का एक्सपेंशन होना, मार्केट ग्लोबलाइज्ड बनना, ये वो दौर था जो शुरू हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए, इसके साथ ही डेवलप हो गई फिर सर्विस इकोनॉमी, यानी एक तो इंडस्ट्रीज में मास स्केल प्रोडक्शन होने लग गया, फिर अब जैसे ही ये दौर आगे बढ़ा तो अब हिसाब किताब मेंटेन करना था, पैसे का अरेंजमेंट करना था, लोगों को ट्रेंड करना था, है ना। तो यहाँ से सर्विस इकोनॉमी का दौर शुरू हुआ। सो बाय द 20th सेंचुरी इकोनॉमीज जो थी
वो शिफ्ट होना शुरू हो गई फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रॉम टाइम, इस दौर से शिफ्ट होकर के वो किधर जाने लगे, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू पे। नाउ अब जो लोग थे वो सिर्फ गुड्स नहीं बना रहे थे बल्कि कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कुछ लोग बैंकिंग में काम करते, कुछ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करने लग गए, कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने लगे, आईटी सेक्टर ग्रो कर गया, टूरिज्म बढ़ गया। तो सर्विस सेक्टर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। और आज के डेट में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, यानी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से आता है, तो बेसिकली ये सर्विस सेक्टर से ही आता है। अब ये वो दौर था जहां पे लोग नॉलेज को, कम्युनिकेशन को, कस्टमर एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू देने लगे कंपेयर टू द फिजिकल गुड्स। ये वो दौर था जहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, किसके कंपैरिजन में, चीजों के कंपैरिजन में। ये था वो दौर इकोनॉमी का। फिर आई नॉलेज एंड डिजिटल इकोनॉमी, जिसको हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं। नौ आज के जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं वो बेसिकली डिजिटल एज ही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुका है। इकोनॉमी को हम कह सकते हैं आज की जो अर्थव्यवस्था है वो नॉलेज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल देख लो आप, या डिजिटल पेमेंट का एग्जाम्पल देख लो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो, या फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी देख लो आप। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिन्होंने खरीदने बेचने के दौर को, काम करने के तरीके को ही बदल करके रख दिया है। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, ये आज के दौर के नए हीरोज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएटिविटी, एड डेटा, ये सब जो है ना वो फैक्ट्री से ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है। तो ये जो दौर है ये बेसिकली नॉलेज और डिजिटल इकोनॉमी का दौर है। तो ये रहा है हमारा फेज, जो हंटिंग एंड गैदरिंग से शुरू हुआ, एग्रेरियन इकोनॉमी, फिर हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ गए, फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की तरफ गए, फिर सर्विस सेक्टर आई, फिर नॉलेज एंड डिजिटल, यानी अभी हम लोग नॉलेज एंड डिजिटल इकोनॉमी के दौर में हैं। अब यहाँ से हम एंटरप्रेन्योरशिप के स्टेजेस में भी को भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इवॉल्व हुआ। अगर इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग बात करें तो आप समझ जाइए कि ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से सेम नहीं रहा है। कैसे सेम नहीं रहा है, वो इस तरीके से क्योंकि दौर बदलते रहे ना। अब हंटिंग के दौर में हम कभी रहा करते थे और आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, यानी हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता है। यू जस्ट ज्वाइन अ मीटिंग थ्रू अ जूम और गूगल मीट और आप मीटिंग में इंटर कर जाते हो, है ना। पहले फिजिकली जाना जाना जरूरी हुआ करता था मीटिंग में, अब ये पॉसिबल नहीं है, बिना उसके भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हुआ क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में है क्या, ये हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ है, बेहतर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बदली है, ट्रेड बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, इकोनॉमी बदली है ना। तो वापस से हम लोग इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए उसी दौर में, इकोनॉमी के उसी दौर में हम चलते हैं वापस। तो सबसे पहला जो दौर शुरू हुआ ना ट्रेड और बार्टर सिस्टम का, हंटिंग के बाद वाला दौर है ना, वो अर्ली स्टेज कहला ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम का दौर। एंशियंट टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफी सिंपल था, ना फैक्ट्रियां थी, ना पैसे थे, ना इंटरनेट थी। लोग जो है गुड्स डायरेक्टली एक दूसरे से खरीदा करते थे, गुड्स दे के गुड्स लिया करते थे। यानी क्लोथ दिया, सॉल्ट परचेज कर लिया, क्लोथ दे करके स्पाइसेस परचेज कर लिया। इस तरीके से चीजें चलती थी। मर्चेंट जो है ना, जो बिजनेसमैन थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, अपने गुड्स को कैरी करते थे। समुद्र के रास्ते से चले जा रहे हैं, डेजर्ट्स के थ्रू चले जा रहे हैं, और अक्सर उन्हें कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते थे। जाहिर सी बात है, अब नेचुरल डेंजर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप समुद्र के रास्ते से जा रहे हो तो पायरेट्स का डर, है ना, समुद्री तूफान का डर, ऑब्वियस सी बात है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब रहा है ना, वो ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तक रहा है। और प्रॉफिट कैसे आता था, वो बेसिकली डिफरेंट ऑफ प्राइस, दो क्षेत्र में अगर प्राइस का डिफरेंस है तो वहां से लोग प्रॉफिट कमाया करते थे। और उस टाइम का एंटरप्रेन्योर के स्किल के अंदर जो खास बात होनी चाहिए वो क्या थी, वो थी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यानी सबसे शुरुआती दौर में एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए थी। ये था अर्ली स्टेज ऑफ ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम। फिर आ गया एग्रीकल्चर स्टेज, एग्रीकल्चर का दौर। तो अब फार्मिंग आ जाने के बाद नया नई तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होना शुरू की। अब लोग जो है वो खेतों को जोतना शुरू कर चुके थे, कल्टीवेशन ऑफ लैंड पॉसिबल था, है ना। जानवरों का पशुपालन पॉसिबल था। एंटरप्रेन्योरशिप अब क्या हो गया,
लैंड मैनेज करना, क्रॉप मैनेज करना, और प्रोडक्शन ऑफ एनिमल, जो है क्या कह सकते हैं, कैटल का प्रोडक्शन, ये हो गया। लैंड ओनर्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस, ये सब की ऑन्टरप्रेन्योर्स उस टाइम में कहलाने लगे। अगर कोई सरप्लस प्रोडक्शन कमाता तो वो उसको लोकल में मार्केट में ले जाकर बेचता था, है ना। जब कभी भी मेला लगता या मार्केट लगता था, लोकल मार्केट, तो वहां ले जाकर के बेचता था। तो लोगों ने बेसिकली सीख लिया था, क्या सीख लिया था, क्या सीख लिया था, रिसोर्स कैसे मैनेज करते हैं, मजदूरों से कैसे काम लेते हैं, और सीजन को कैसे मैनेज करते हैं। ये था एग्रेरियन दौर, एग्रीकल्चर का स्टेज। इस स्टेज में ह्यूमंस ने प्लानिंग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये सारे फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस सीख लिए। फिर आया मेडिवल पीरियड, जो 15 से 17 सेंचुरी कहलाता है। अब इस दौर में जो था थी ना, वो दुनिया जो है एक्सपैंड करनी शुरू कर गई। ये वो एज था जहां पे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे चीजों को, ट्रेड का एक्सपेंशन बढ़ रहा था। मर्चेंट्स जो थे, जो बिजनेसमैन थे, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ बिजनेस के लिए जाते थे। सिल्क रूट, स्पाइस रूट, इस तरह के एरियाज थे जो जहां पे लोग जाकर के व्यापार किया करते थे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप जो है वो ग्लोबल हो चुका था, स्टार्टेड टू बिकम ग्लोबल। ट्रेडर्स जो है वो रिस्क लेकर के ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतर चुके थे। बैंकिंग, लेंडिंग, मनी एक्सचेंज, इन सब की वजह से नया नया बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरोपियन मर्चेंट जो थे, यूरोपियन मर्चेंट्स वो स्पाइसेस ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, और अरब ट्रेडर्स जो थे वो सी रूट को कंट्रोल करते थे। ये सब के सब कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल में आप समझ सकते हो। अब सवाल यह है कि क्या आप कहेंगे कि सर एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो एडवेंचरर्स थे, राइट। बेसिकली उस दौर के हिसाब से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने पूरी दुनिया देखी थी, पूरे मार्केट प्लेस घूम रखे थे, है ना। और आज भी वैसे ही होता है, अगर आप बिजनेस करने उतरते हो तो आप घूम लेते हो पूरा दुनिया, एटलीस्ट हिंदुस्तान तो घूम ही लोगे, है ना। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर। जो चौथा दौर था 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी, ये वो पीरियड था जहां पे चीजें पूरी तरीके से बदलने वाली थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, मशीन ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया था। टूल्स, स्मॉल वर्कशॉप, इन सब की जगह फैक्ट्री ने ले ली। एंटरप्रेन्योर्स जो थे, अब वो सिर्फ ट्रेडर नहीं हो गए, अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, इन्वेस्टर्स बन गए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गया, टेक्सटाइल का हो या शीट का हो या फिर किसी और चीजों का हो, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मशीन्स आनी शुरू हो गई। एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो बड़े बिग बिजनेसमैन बन चुके थे। सो एंटरप्रेन्योर्स वेर द ओनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एग्जांपल के तौर पे जो इंग्लैंड में टेक्सटाइल मिल था, स्टीम इंजन थी, स्टील इंडस्ट्री थी, रेलवे एंटरप्रेन्योरशिप थे, ये सब कुछ डेवलप होना शुरू हो गया था। नाउ ये कह सकते हैं कि ये वो दौर था जहां पे बाइंग और सेलिंग किससे हमने शिफ्ट कर लिया था, प्रोड्यूसिंग एंड इनोवेटिंग की तरफ। यानी पहले दौर में, यानी मेडिवल स्टेज में बाइंग एंड सेलिंग चल रहा था। अब बाइंग एंड सेलिंग की जगह प्रोड्यूसिंग एंड इनोवेशन के दौर पे हम लोग एंटर कर चुके थे। उसके बाद फिर आता है जिसको हम कहते हैं मैनेजरियल और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, 20th सेंचुरी का दौर। तो 20वीं शताब्दी तक बिजनेस का जो पूरी दुनिया थी, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बदल चुकी थी। अब क्या सिनेरियो है, अब सिनेरियो ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं थे, है ना। अब उनकी जगह कंपनीज ले चुकी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, आज के डेट में जैसा है। सो बिजनेस बिकम ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड। अब बिजनेस जो थे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर कंडक्ट की जा रही थी, प्लानिंग होता था किसी भी चीज को करने के लिए, और फिर उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किए जाने लगे। सो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है ना वो अब कंपनीज को रन करने लग गए, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ओनर्स अपने बिजनेस को रन करता है। अब कॉन्सेप्ट आ गया था बिजनेस प्लानिंग का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का। इस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू कर गए। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू कर गया। यानी अब सोशल प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट हो गया था प्रॉफिट के साथ साथ, है ना। यानी कह सकते हैं हम कि एंटरप्रेन्योरशिप का अब फोकस आ गया था इनोवेशन, मैनेजमेंट और सोशल इम्पैक्ट की तरफ। टाटा हो, फोर्ड हो, आईबीएम हो, ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड लास्ट ये है मॉडर्न एरा, 21st सेंचुरी, इनोवेशन और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का दौर। सबसे पहले ये वो दौर है जहां पे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप का दौर है। आज के दौर में
टेक ड्रिवन, नॉलेज बेस्ड एंड ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी का दौर है। यानी आज के डेट में जो एंटरप्रेन्योर्स है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों को कर रहे हैं, नॉलेज बेस्ड चीजों को कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन टुडेज इज पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज के दौर में अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन की तरफ खास करके फोकस करना पड़ेगा। आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स, फिनटेक, एआई, ग्रीन एनर्जी, इस तरह के स्टार्टअप सैकड़ों आप आज के दौर में बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो है अब वो सिर्फ प्रॉफिट मेकर नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ उनको नहीं चाहिए। नाउ दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नाउ दे आर द चेंज मेकर्स, है ना। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स। इन्वेस्टमेंट का भी नहीं सोचना है, जस्ट टेक रिस्क, पैसे आ जाएंगे। अगर आपका आइडिया अच्छा है पैसे आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, बायजूस, जोमेटो, ये सब के सब आपके सामने एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के। तो बेसिकली मॉडर्न एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो सोचता है, एक्ट करता है ग्लोबली, डिजिटली, और लगातार वो क्या करता रहता है? इवॉल्व करता रहता है एंड इनोवेट करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टिल इनोवेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी। आई होप कि यहां तक पॉइंट समझ में आया हो। अगले क्लास में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।